डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन पर चर्चा करेंगे। आपके तरफ से कुछ दो प्रश्न आए हैं। पहला प्रश्न है, विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत देता है। और दूसरा प्रश्न है, अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल घरेलू उत्पाद गणना हेतु महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं ठीक कीजिए। वाक्यांश नीचे लिखा हुआ है। उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम उन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम सबको मालूम है, पिछले दिन चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को नहीं जोड़ते। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या के मूल्य को जोड़ते हैं और 5 वर्ष में नहीं अपितु 1 वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए, तो इसमें फिर वही ऊपर वाली बात हो जाएगी कि केवल वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को ही लेना चाहिए, बाकी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम इन वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। अब पहला प्रश्न जो है, विकसित देशों का इतिहास क्षेत्रकों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत देता है। तो इसका सलूशन जो है, इसका जो जवाब है, हम जो आज एक कंटेंट क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन पर चर्चा करने वाले हैं, इसमें आपको आगे मिल जाएगा। क्षेत्रकों में परिवर्तन कैसे हुआ। सामान्यतः विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। और विकसित देश क्या, किसी भी देश में, हम भारत की भी चर्चा करते हैं तो भारत में भी प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्रक था। क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने जो है पशुओं को पालना शुरू किया। जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो पशुओं को पालना शुरू किया और उसके बाद कृषि कार्य को सीखा। तो एक कृषि और पशुपालन, ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसलिए विकसित ही देश नहीं, किसी भी देश में के प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का जो है महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहता है। परंतु कृषि प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि क्षेत्रक जैसे जैसे समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में उत्पादन बढ़ने लगा। और जब उत्पादन बढ़ने लगा तो अनेक लोग दूसरे कार्य में भी अपने को लगाना शुरू किया। जैसे शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। भाई, जब एग्रीकल्चर में वृद्धि होगी
तो और अपनी आवश्यकता से अधिक वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है कि उसकी खरीद फरोख्त होगी, उसका व्यापार होगा, तो उसमें कुछ लोग व्यापारी का काम शुरू करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद ही थी जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। अब आप आपके पहले क्वेश्चन का देखिए उत्तर जो है यहाँ से शुरू होगा, लेकिन इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए। मैंने जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ और वस्तुओं की बनाने का ज्ञान लोगों के पास आया तो कारखाने बने और उन कारखानों का प्रसार हुआ। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। माने क्या परिवर्तन हुआ? विकसित देशों के इतिहास में क्षेत्रकों में परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत देता है? तो जब विनिर्माण का काम शुरू हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र में जो सभी लोग रोजगार प्राप्त करते थे, विनिर्माण के क्षेत्र का विकास होने से बहुत से लोग विनिर्माण के कार्य में लगे। इस तरह से विनिर्माण में जब उत्पादन बढ़ा, उस उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों की और आवश्यकता हुई, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र से लोग निकल करके हट करके द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार के लिए पहुंचना शुरू किए। इस तरह से विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र में रोजगार महत्वपूर्ण क्षेत्रक के रूप में जो है सामने आया और तत्पश्चात उसके और आगे मैंने बता रहा 100 वर्षों के बाद विनिर्माण क्षेत्र के विकास के 100 वर्षों बाद विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित होने लगे। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया। कहने का मतलब है कि प्राथमिक क्षेत्रक से विकसित देशों में तकनीकी के आविष्कार और विकास के कारण विनिर्माण क्षेत्र का विकास हुआ। और विनिर्माण माने फैक्ट्रियों का, वस्तुओं से किसी भी वस्तु को जब दूसरे स्वरूप में बदल देते हैं, बना देते हैं, तो उसे हम विनिर्माण कहते हैं। और यह विनिर्माण का काम कल कारखानों में शुरू हुआ। तो कल कारखानों के विकास के कारण जब वहाँ लोगों के काम करने की आवश्यकता पड़ी तो प्राथमिक क्षेत्र से लोग निकल करके उस द्वितीयक क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में गए। वहाँ रोजगार की संभावना बढ़ी। प्राथमिक क्षेत्र की अपेक्षा वहाँ रोजगार का अधिक सृजन हुआ। और तत्पश्चात जब औद्योगिक उत्पादन बढ़ा और उसका विकास हुआ तो सेवा का जो क्षेत्र था, परिवहन, संचार, इनके विकास के कारण द्वितीयक क्षेत्र से भी ज़्यादा सेवा के क्षेत्र का विस्तार हुआ। और लोग सेवा के क्षेत्र में
अधिक से अधिक नियोजित होने लगे। तो इस प्रकार से विकसित देशों में इस प्रकार का संकेत मिला कि द्वितीयक प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के बाद जो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, उसके विस्तारित होने से रोजगार की अधिक से अधिक संभावना जो है सेवा के क्षेत्र में आई और लोग वहाँ नियोजित हुए। अब भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ? तो हाँ, परिवर्तन हुआ। इसको हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार का परिवर्तन हुआ। यहाँ अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आ गया। तो भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में क्या परिवर्तन हुआ? तो यहाँ पर 1971 से 2010-11 के उत्पादन को देखिए। ये एक रेखा चित्र है, ग्रीन, येलो और येलो के ऊपर एक कलर जो है ब्राउन कलर से शो किया गया है। ग्रीन कलर जो है ये प्राथमिक क्षेत्र का है, येलो कलर आपका द्वितीयक क्षेत्र का है और सबसे ऊपर जो है ये सेवा क्षेत्र का आरेख यहाँ पर दिया हुआ है। अब दे रहा है कि 1970-71 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? तो 70-71 का देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 2010-11 एक लंबा रेखा चित्र दिया हुआ है। तो 2070-71 में यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो जो ग्रीन कलर से दिया हुआ है प्राथमिक क्षेत्रक, उसका रेखा चित्र यहाँ पर ज़्यादा है। इसका तात्पर्य है कि 70-71 में प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन ज़्यादा था, सबसे बड़ा उत्पादक प्राथमिक क्षेत्र ही था। अब 2010-11 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? तो अब यहाँ पर फिर इस फिगर को आप देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक में भी वृद्धि हर क्षेत्रक में हुई है 70-71 के तुलनात्मक रूप से यदि देखें तो। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में कम वृद्धि हुई है। प्राथमिक के अपेक्षा द्वितीयक क्षेत्र में के उत्पादन में वृद्धि अधिक हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा के क्षेत्र में हुई है। अब यहाँ पर वही चीज दिया है कि 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई है। तो 30 वर्षों में सबसे अधिक समृद्धि सेवा के क्षेत्र में हुई है। चौथा क्वेश्चन है कि 2011 में भारत का जीडीपी क्या है? तो भारत की जीडीपी 2011 में 5.2% थी, जिसको हम रुपए में यदि आकलन करते हैं तो 1.82 लाख करोड़ यूएस डॉलर में जीडीपी भारत की थी। तो अब 70-71 और 2010-11 के तुलना को आपने देखा, जिसमें तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ता गया और यही निष्कर्ष भी निकलता है। यहाँ पर दिया है कि इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो
निष्कर्ष यही है कि 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रकों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक के उत्पादन में हुई। भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो सबसे बड़ी बात थी कि जैसे जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्रक का विस्तार होता गया। किसी भी देश में, विकसित हो या विकासशील देश हो, इन सेवाओं की प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। दूसरा है कृषि एवं उद्योग के विकास से। मैंने ये तृतीय क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो ये पहला कारण था। दूसरा है कि जब उद्योगों का विकास हुआ, उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई, तो इस वृद्धि के चलते कारण परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का भी विकास हुआ। भाई, जब उत्पादन बढ़ेगा, किसी भी चीज़ का उत्पादन होगा तो स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए जो है परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन सब आवश्यकताओं के कारण भी सेवाओं की मांग बढ़ेगी। इसलिए तृतीय क्षेत्रक का विस्तार सभी क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा हुआ। तीसरा है, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी हॉस्पिटल, निजी विद्यालय, ट्रेनिंग सेंटर, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में, इस प्रकार के परिवर्तन को बहुत तीव्र गति से होते हुए देख सकते हैं। चौथा है, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित बहुत सी नई सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। संचार और प्रौद्योगिकी का मतलब इंटरनेट को ही देख लीजिए। इंटरनेट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जिस तरह से विकास हुआ इस क्षेत्र का, माने कंप्यूटर फील्ड का, तो एक बहुत बड़ी संख्या इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रोजगार प्राप्त करना शुरू किया, या लोग इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसको और अधिक से अधिक विस्तारित करने के लिए काम करने में लगे। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक और उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सुविधाओं में लगे हैं।
वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं कि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भाग का ही महत्व बढ़ रहा है। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित होते हैं, तो तीनों क्षेत्रकों के प्रतिशत हिस्सेदारी को इस रेखा ग्राफ से प्रदर्शित किया गया है। फिर उसी कलर में 1970, 71 और 10-11 का ये रेखा चित्र है। देख सकते हैं कि 70-71 में सबसे अधिक काम करने वालों की संख्या किस क्षेत्र में थी, और फिर 2010-11 में लोगों के नियोजित होने का आंकड़ा या लोगों के नियोजित होने की संख्या किस क्षेत्र में बढ़ी। परिवर्तन रोजगार के जिसे उत्पादन के दृष्टि से सभी क्षेत्रकों में वृद्धि हुई थी, उसी प्रकार से रोजगार के भी क्षेत्र में इन तीनों क्षेत्रकों में परिवर्तन हुआ। लेकिन सबसे अधिक परिवर्तन किसमें हुआ, तो 10-11 में देखते हैं कि सेवा क्षेत्र में नियोजन अधिक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा नियोक्ता है। प्राथमिक क्षेत्रक में देखिए, यहाँ रोजगार के विषय में आज भी सबसे ज़्यादा जो है रोजगार देने का क्षेत्रक 70-71 में भी और 2010-11 में भी जो है सबसे प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रक ही था, जहाँ सबसे अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ऐसा क्यों है, तो द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। उत्पादन में वृद्धि तो हुई, सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ, द्वितीयक क्षेत्रक का भी विस्तार हुआ, द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन जिस तरह से रोजगार का सृजन होना चाहिए वह रोजगार का सृजन नहीं हुआ। रोजगार का सृजन केवल 3 गुना हुआ, और तृतीयक क्षेत्रक में तो सेवा क्षेत्र का विस्तार 14 गुना हुआ, लेकिन उस तुलना में रोजगार सेवा क्षेत्र में केवल 5 गुना से भी कम रहा। परिणाम क्या हुआ कि देश में आधे से अधिक श्रमिक जो है प्राथमिक क्षेत्रक मुख्यतः कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, जिस कारण जो देश की जीडीपी है उसमें प्राथमिक क्षेत्रक का जो योगदान है वो 1/4 का है। तुलनात्मक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक का जो जीडीपी में हिस्सा है वो 3/4 है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक के तुलना में प्राथमिक क्षेत्रक का जीडीपी में योगदान मात्र 1/4 है, 1/4 है। परंतु प्राथमिक क्षेत्रक जो है आधे से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किए हुए हैं। तो क्या प्रश्न उठता है कि
प्राथमिक क्षेत्र विशेषतर से जो कृषि का क्षेत्र है उसमें जो लोग लगे हुए हैं वो अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए जो है कृषि क्षेत्र में लगे लोगों के को देखना पड़ेगा। कक्षा 9th में आप बेरोजगारी के प्रकार में पढ़े होंगे। तो कृषि के क्षेत्र में 12 महीना कृषि का कार्य नहीं होता है, नंबर 1। इसलिए कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी को आप देख सकते हैं। अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी को समझने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई किसान है जिसके परिवार में 5 लोग हैं और पांचों लोग उस अपने 2 हेक्टेयर के भूमि में काम में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। और जब पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो उसे हम अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहते हैं। और इसी अल्प बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जो 5 लोग उस खेत में लगे हुए हैं, उन 5 लोगों में से किसी 2 लोगों को निकाल करके किसी अन्य काम में यदि लगा देते हैं तो कृषि का जो उत्पादन है, उतने भूमि में जो 5 लोग उत्पादन कर रहे हैं उस उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए उन 2 लोगों के निकलने से कोई असर नहीं पड़ेगा। और वो 2 लोग यदि निकल कर किसी दूसरे काम में लगते हैं और दूसरे काम से अपनी आय में वृद्धि करते हैं तो वो परिवार की आय में वृद्धि होगा, और परिवार की आय में वृद्धि होगा तो देश की आय में भी वृद्धि होगा। इस प्रकार से 2 लोगों के निकलने से 2 लोग जो निकले, इसका मतलब है कि वो 2 लोग जो है छिपी बेरोजगारी में काम कर रहे हैं। वहाँ बेरोजगारी छिपी हुई है, 2 लोगों को समायोजित किया गया है। उनके निकलने से किसी भी प्रकार का कृषि उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, जो कि दिखती नहीं है। बेरोजगारी है, उस कृषि भूमि पर 2 हेक्टेयर के भूमि पर जो 5 लोग काम करते हैं वहाँ बेरोजगारी है, लेकिन वो दिख नहीं रही है। और यहाँ तक कि 5 में से 2 लोग ही नहीं, अपितु 1 लोग और निकल के कोई अन्य काम में लग गए, अपना व्यवसाय ही कोई कर लिए, या कोई अपने अंदर स्किल डेवलप करके कोई स्वतः का कोई काम शुरू उन्होंने कर दिया, या किसी जगह उनको रोजगार प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे लोग जो उस 2 हेक्टेयर भूमि में लगे हुए थे, वो जो है उस अल्प बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत काम कर रहे थे। अब यहाँ पर उसी को जो अभी हमने बात बताई कि कोई एक काश्तकार है सुखराम, जिसको उसकी ज़मीन पर काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, और वह उस 2 हेक्टेयर की भूमि जो लक्ष्मी जो 5 लोगों के साथ अपने भूमि पर काम कर रहा था,
उसके परिवार के एक दो सदस्यों को भाड़े पर ले लेता है, तो अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय मिलने लगेगा। क्योंकि जब दो लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए लगाएगा, सुखराम नाम का जो किसान है, तो वह उनके पारिश्रमिक का मूल्य देगा, और जब मूल्य देगा तो वह मूल्य लक्ष्मी के परिवार की आय होगी। तो इस तरह से उस 2 हेक्टेयर की जो भूमि थी, उस पर 5 लोगों की जरूरत नहीं है। 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और 2 सदस्य किसी कारखाना में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। तो एक बार फिर परिवार की कमाई, 2 लोग तो दूसरे के खेत में काम करने चले गए, और माना कि 2 लोग जो है फैक्ट्री में काम करने के लिए चले गए, तब भी लक्ष्मी के उस 2 हेक्टेयर भूमि के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा। परंतु जो 2 दूसरे के खेत में काम करने गए और अपने पारिश्रमिक का वो मूल्य प्राप्त करना शुरू किए, और 2 जो फैक्ट्री में गए, उस फैक्ट्री में जो उनके काम करने का जो पारिश्रमिक दिया गया, ये दोनों लोगों के पारिश्रमिक को मूल्य में चुकता करने के कारण उनकी आय में वृद्धि हुई, और इस प्रकार जब उनकी आय में वृद्धि हुई तो उनके 5 लोगों का जो परिवार था, उस पूरे परिवार की आय में वृद्धि हुई। और कह रहा है कि इसी प्रकार मैंने लक्ष्मी जैसे किसान अपने देश भारत में बहुत बड़ी संख्या में हैं, जिनमें कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए तो कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु उनके और उनके परिवार की आय में ही वृद्धि होगी। इस प्रकार से दूसरे सेक्टरों में रोजगार के अवसर को बढ़ा करके कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।